अस्सलाम वालेकुम। मैं इतना ही बोलूँगा, ये चर्चा है। अभी भाई ने जो बोले एसडीपीआई का, मैं आज़ाद समाज पार्टी से हूँ, ये वंचित उम्मीदवार का है, ये पार्टी का मसला नहीं है मेरे भाई। ये क्या हो जाएगा, फिर मैं भी अगर बोलते जाऊंगा कि आज़ाद समाज पार्टी ने ये काम किया, वो काम किया, वो विषय नहीं है। आज का विषय क्या है कि मुस्लिम समाज ने, क्योंकि जो भी लीडरशिप क्रिएट होती है वो कास्ट बेस्ड लीडरशिप होती है। मराठा की आज कास्ट बेस्ड लीडरशिप है, हर एक की कास्ट बेस्ड लीडरशिप है। और इस माध्यम से मदर फाउंडेशन की तरफ से हमारे शाहिद भाई है, हमारे मोबिन भाई है, इनको मैं शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि यहाँ पर सबको एक मंच पर लाने का ये उद्देश्य है कि यहाँ से हमको एक चर्चे से, मशवरे से हमको ये तय करना है कि मुस्लिम समाज में से लीडरशिप कौन करेगा, विधानसभा में अपनी आवाज कौन जाएगी। मैं पार्टी के तरफ की हैसियत से पार्टी का पदाधिकारी बोलकर बोलूंगा नहीं, आज सिर्फ ये बात रखूंगा कि आज अपने को मुस्लिम समाज से कम्युनिटी बेस्ड लीडरशिप तैयार करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमको कोई दूसरा आकर बड़ा करने वाला नहीं है। हमको ही आपस में बैठकर हमको ही लीडर चुनना है, क्योंकि रास्ते पे कितनी भी हम चिल्ला पुकार करेंगे उसको कोई दखल लेगा नहीं। हमको जब तक सिस्टम में जाते नहीं, विधानसभा में जाते नहीं, पार्लियामेंट में जाते नहीं, तब तक हमारी दखल ली जाएगी नहीं। अगर हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, एसडीपीआई बोलेगी हमारे पास इतने कैडर है, वंचित बोलेगी मैं डिक्लेयर हो गया हूँ, फिर आजाद समाज पार्टी, अभी तो भाई ने बोले कि मैं आपस से लड़ने के तैयार हूँ, ये बिखर कर लड़ने में उनका ही फायदा है। ये पहले समझो, यहाँ पर बैठने का मकसद ये नहीं कि हमारे पार्टी ने काम क्या किया। यहाँ पर बैठने का मकसद ये है कि हम सब चुनकर अपनी लीडरशिप क्रिएट कैसे करें, क्योंकि आज मुस्लिम समाज की क्या हालत है, सिर्फ दो केसेस में बोलूंगा वकील की हैसियत से। मुस्लिम लीडरशिप क्यों होना जरूरी है, जब तक हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता तब तक हमको ये सिस्टम दबाती रहेगी। कोऑपरेटिव का आपको सबको मालूम होगा, कोऑपरेटिव का केस जिसकी वजह से मराठा मोर्चे निकले थे, वो रेप हो या बलात्कार हो, गुनेगार गुनेगार होता है, उसको सजा मिलनी चाहिए। कोऑपरेटिव की वजह से लाखों लोगों का मोर्चा रास्ते पे निकले, मालूम होगा आपको सबको। आंजुम साहब बैठे यहाँ पर, उसको हमने भी सपोर्ट किया। उसमें एक लड़की का एक जगह अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहां पर उसका रेप हुआ और उसके बाद उसका मर्डर हुआ। उसमें 4 आरोपी मिले। एक जिसने वो गलत काम किया, उसके बाद वो टू व्हीलर पे एक को बुला कर लिया, जो पहाड़ पे जो टेकड़ी पे था, उसके बाद उसने जो रेप और मर्डर करके नीचे चले आया, उसको टू व्हीलर पे उसको बिठाकर एक होटल पे गया, छोटी चाय की टपरी जैसी होटल पे। वहां पर उसको 2 लोग मिले, एक जो खाना बनाने वाला था और दूसरा जो वहां पर उसके क्लीनर, जो साथ में खाना बनाने के लिए था। तो ये टोटल 4 लोग। किया किसने, एक ही ने। क्योंकि ये केस में इतना मैं था कि पर्सनली वहां पे 2 जो डिफेंस लॉयर थे, बाला साहेब खोपड़े और प्रकाश अहिरे, मैं पर्सनली फॉलो था वो केस में। तो फर्स्ट लीगल हिस्ट्री में अपनी भारत में पहली केस चली बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अभी जहां पर यहाँ पर वकील रहेंगे, थोड़ा टेक्निकल बात है कि कोई भी केस चलती है 2 चीजों की एविडेंस पे। साहब भी बैठे हैं यहाँ पर, डायरेक्ट एविडेंस जिसने कुछ देखा होगा, सुना होगा, और दूसरा चलता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे। तो ये केस में कुछ भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, पूरी केस चली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मतलब कुछ किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, जो भी किया वो एक ने किया। बाकी 3 लोग जो थे, जो टू व्हीलर पे उसको लेकर गया और जो खाना बना के वो रात भर वहां पर ही वो होटल में सो गए। तो ये 4 लोगों को, बाकी के 3 को चला 120B प्लानिंग में उनको लिया गया, कॉन्स्पिरेसी। आज उसमें कॉन्स्पिरेसी में चलकर फर्स्ट केस इन लीगल हिस्ट्री टू बी ट्राइड बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, उनको फांसी की सजा लगी। फांसी ही मिलना चाहिए, जब अगर कोई गलत करता है तो फांसी ही लगना चाहिए। यहाँ पे सबको मालूम होगा 2014 में सबसे पहले जब मोदी सरकार आ गई 2014 में, तो यहाँ पर अपना सिर्फ एक बच्चा मोहसिन शेख जो सोलापुर का था, उसको सिर्फ दाढ़ी टोपी देखकर मारा गया। सिर्फ दाढ़ी टोपी देखकर मारा गया, क्यों? क्योंकि वो वहां पे कुछ लोग थे जातिवाद करने वाले। अकेला था वो, निहत्था था, कुछ उसके पास वेपन नहीं थे, टू व्हीलर पे जा रहा था, घर के से टिफिन लेकर उसको मारा गया, उसका मर्डर कर दिया गया। तब स्टेट ने रिपोर्ट दिया इट वाज प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तब मैंने ऑब्जेक्शन दिया। वो केस से मैं स्टार्टिंग से एक वकील के नाते उस स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से फॉलोअप में था। ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं था। क्यों नहीं था लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम? क्योंकि वो निहत्था था, अकेला था। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम कब बोल सकते कि जब उसके पास भी 10-20 लोग रहेंगे, उनके पास भी हथियार बांबू कुछ रहेगा और सामने वाले के पास भी रहेगा, तब दोनों ने झगड़े किए तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बोल सकते। उसके बाद उसका ट्रायल चला, उज्जवल निकम था उसमें, सबको मालूम होगा उज्जवल निकम था, जो आज जाने माने सरकारी वकील के नाम से उनका नाम है, जो उन्होंने अभी बीजेपी से भी टिकट से राज्य से लोकसभा की लड़ाई उन्होंने जब मैटर चार्ज पे आया तो मैटर बीच में से छोड़ दिया, बीच में से छोड़ दिया। हम वो केस में फॉलोअप में थे। हाईकोर्ट, यहाँ से जामीन एक का रिजेक्ट हो गया, हाईकोर्ट में जामीन के लिए गया।
मुर्दुला भाटकर जस्टिस नाम लेकर बोल रहा हूं मैं, मुर्दुला भाटकर एक वकील के हैसियत से बोल रहा हूं, क्योंकि देखो कानून व्यवस्था, कानून बनाने वाले हमारे ही लोग थे। कानून पे भरोसा है, पर ये व्यवस्था में बैठे उन पे भरोसा नहीं है। बाबा साहब भी बोलते थे ये संविधान आज मैं इस देश को दे रहा हूं, पर अगर संविधान चलाने वाले की नीयत, जो देश में बैठे ये जो पार्लियामेंट में बैठे पीएम की, अगर उनकी नीयत खराब होगी तो ये संविधान भी काम नहीं आएगा। वैसे ही जब ये मोहसिन शेख का मैटर गया हाईकोर्ट में, मुर्दुला भाटकर जस्टिस, जिसको हम न्याय की अपेक्षा करते हैं उसके पास से, जब ये मैटर उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि ये आरोपी की कुछ गलती नहीं थी, आरोपी की कुछ गलती नहीं थी, सिर्फ गलती ये थी कि वो मुसलमान था, वो प्रोवोक हो गए। तो इस देश में मुसलमान होना क्या गलत है? हाई कोर्ट, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर हमको आवाज उठानी पड़ी, जब जाकर वो बेल कैंसिल हो गई। हम कितना भी दिलो जान से लड़ेंगे केस में, उसका नतीजा क्या हो गया सबको मालूम है। मोहसिन शेख के मैटर में सब की सब निर्दोष छूट गए। क्यों निर्दोष छूट गए? मेरा एक ही मानना है, क्योंकि हमारे पास आज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कोपुल्डी के केस में सजा हर एक को मिलना चाहिए, जैसा अभी बदलापुर में हो गया, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। यहाँ पर मावड़ में, मैं किधर 10 साल 20 साल पुरानी बात नहीं करूंगा, मावड़ में अभी पिछले 2 महीने में अपने एक मुस्लिम लड़की को नदी में फेंककर मारा गया। जब उसका मर्डर कर रहे थे, उसके साथ छोटे 2 बच्चे थे, वो बहुत रो रहे थे बोलकर वो आरोपी ने उनको दोनों को भी पानी में फेंक दिया। तीन का मर्डर उससे एक ही रात करा। वो आरोपी सुनील शेळके बोलकर आमदार है, उसके साथ रहने वाला वो आरोपी, हालत ऐसे इन्वेस्टिगेशन की कि वो तीनों की तीनों मर्डर होने के बावजूद वो बोल रहा है आरोपी कि मैंने नदी में फेंका है, एक भी बॉडी मिली नहीं। हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? जिसके पास है उसको गोलियां दाखिल मार रहे हैं। सजा तो सबको बराबर की होनी चाहिए। यहाँ पर 3 मर्डर होने के बाद भी एक बॉडी मिल रही नहीं है। तो ये अभी दूसरी बात करेंगे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की। क्यों हमें ये आज एक मीटिंग का मकसद है कि हमको एक लीडरशिप तैयार करनी है। देखो मैं आजाद समाज पार्टी से इच्छुक हूँ, ये बात भी रखूंगा नहीं मैं। आपने बोला रुक जाओ तो रुक जाऊंगा, सब सीनियर लोग हैं। ये बोलना भी मेरे लिए, ये मीटिंग में आकर ये बोलना भी गलत होगा कि मैं इच्छुक हूँ मुझे सपोर्ट करो, ये बिल्कुल गलत होगा। आपने बोलना चाहिए तो फिर मैं खड़े रहूँ, ये बात करूंगा कि खड़े रहूंगा या नहीं रहूंगा। बोलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। तोसी भाई माजरत चाहूंगा, ये आप करिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक ही पॉइंट ये है कि इस हड़पसर मतदार संघ के ताल्लुक से भी आप थोड़ा सा वजाहत करें। ये देखो, ये जब लीडरशिप की बात आती है, ये मतदार संघ पूर्ति मर्यादित नहीं है, ये बात लेजिस्लेचर की है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की है। ये देखो, जी बिल्कुल कंटिन्यू। नहीं, लीडरशिप की क्यों बात है? जब हम बोलते तो ऐसा हो सकता है कि महाविकास आघाड़ी बोले कि हम देते तुम्हारे मसलों पे हम बात करेंगे। नहीं। हमको मुस्लिम लीडरशिप क्यों आज की तारीख में तैयार करने की जरूरत है, इसके लिए मैं बात रख रहा हूँ। कांग्रेस ठीक है, अभी बीजेपी का बोल रहे, ये देखो कभी भी कुछ चीज अगर किसी को भी वोट मांगना है तो मेरिट पे मांगना चाहिए। जैसा हम बोलते फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने क्यों नहीं हो रहा अभी तक? क्योंकि कांग्रेस ने अपने को डर की राजनीति किया है। देखो भाई, एडवोकेट तौसीफ साहब, अभी हम जितने भी यहाँ मौजूद है, ये सब जिम्मेदारान है। हालात क्या चल रहे हैं, मौजूदा हालात पे हम सबको ये मालूम होना चाहिए। और माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, जरा गौर से सुनो उसको। बिल्कुल सही बात, मैं इसीलिए खड़ा हुआ था तौसीफ साहब कि आप कुछ वजाहत रोशनी पेश करें यहाँ पर, और लोगों की रहनुमाई भी हो, और इसके साथ साथ में आगे डेवलपमेंट का भी आपका जो भी मुद्दा है वो भी आप रखिए। वो ये इलेक्शन है विधानसभा के, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जी बिल्कुल। ये रास्ते साफ करना, ये तो हम हाथ से अपना वो उसको कॉलर खींच के गर्दन पकड़ के साफ करवा के लेंगे। ये ट्रैफिक का, ये बाकी के मसले, ये बहुत छोटे मसले। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधिमंडल में जाकर हम कायदा बनाने वाले हैं, उसके ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूँ कि अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन होना क्यों जरूरी है। विशालगढ़ का मैटर हो गया, बेटे ने सब मैटर करा, दूसरे दिन खासदार जा रहा है वहां पे ऐसे चेयर पे बैठ के अपने औरतें, सब माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज की औरतें नीचे बैठ रहे और उनसे भीख मांग रहे कि हमको न्याय दिलाओ। एक बार भी उसने माफी मांगा नहीं। ये हमको लीडरशिप, हमको सोचने की बात है कि हमारा समाज आज क्यों एक नहीं हो रहा है। अभी डीजे की बात हो गई परसों, सीरत कमेटी कुछ लोग गए, अपने जिम्मेदार लोग गए, सीपी साहब ऐसे बैठे वहां पे, वो डायरेक्टली बोल रहे कि कोई करेगा। देखो डीजे पर मैं भी समर्थन नहीं करता हूँ शकील भाई, मैं भी डीजे को समर्थन नहीं करता हूँ, गलत है तो गलत है, पर उसका तरीका है। बंद करना है तो सबके बंद होने चाहिए। तुम सॉफ्ट टारगेट, हम सॉफ्ट टारगेट है बोलकर इतना सॉफ्ट टारगेट मत करो कि तुम डायरेक्ट बंद करेंगे। जो वो सब बात हो गई, सीरत कमेटी के सीनियर लोग बैठे थे, कमिश्नर डायरेक्ट बोल रहा है
कि हम ही कठोर कार्रवाई करो। डीसीपी बोल रही है कि शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत क्या है। अरे यहाँ तो तुमको बात खटक रही है। शक्ति प्रदर्शन साल में पैगंबर साहब के जयंती के लिए हम एक बार रास्ते पे उतरते तो तुमको वही तो करना है कि इनकी एक साथ तादाद दिखना नहीं चाहिए। कल को डीजे के माध्यम से ये बोलेंगे कि तुम ये मस्जिद में ही करो, बाहर मत आओ, रास्ते पे मत आओ, तुम आप पैगंबर साहब की जयंती घर में करो। मेरा उस टाइम पे ये कहना था कि उन्होंने 16 तारीख को एक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि विसर्जन 17 तारीख को था। 17 शाम को चालू होने वाला था वो, पर वो चलता विषय इवेंट 3 दिन के लिए 17, 18 उन्होंने क्या बोला सीपी साहब ने, आप 18 को करो। नहीं नहीं, हमको 3 दिन बहुत सोने के लिए, हमारे लोगों के लिए तकलीफ होगी, जबकि 16 तारीख को कुछ दूसरा विषय नहीं था, आप 21 तारीख को करो। देखो कभी भी जब विषय निगोशिएशन की बात जब आती है तो दोनों साइड से होना चाहिए। सिर्फ एक साइड से हो रहा है इसका मतलब ये गुलामगिरी है, ये गुलामगिरी के लक्षण है। तुम 18 तारीख को करो, बाकी का मेरे लोगों को सुने दो, ये गलत है। अगर जब ये बात आती थी तो हमारे सीरत कमेटी के लोगों ने बोलना चाहिए था कि यहाँ पर 17 तारीख के 16 तारीख को एक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर 18 तारीख को ले रहे, स्टेट गवर्नमेंट ने छुट्टी जाहिर की है, आप हमको विनती करें, ठीक है हम विनती को मान, क्योंकि सबसे पहले जातिवाद मुसलमान कभी करता भी नहीं, शांति प्रिय लोग हैं अपने। तो 21 तारीख को जब उन्होंने ऐलान किया तो 21 तारीख को छुट्टी जाहिर करने के लिए उन्होंने बोलना चाहिए था। ये निगोशिएशन की पावर होती है, इतना सॉफ्ट टारगेट हम नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि मनोज जरा की पहली बार मैं देखा हूँ 10 साल 20 साल में, अगर नहीं हुआ होगा इसे तो दुरुस्त करो। किसी के सभा के लिए पहली बार सरकारी छुट्टी जाहिर हो रही है मनोज जरांगे पाटिल के लिए। क्यों? क्योंकि उसके साथ आज समाज है, ऐसा बिखरा हुआ नहीं है कोई। ये देखो पार्टी सब सेकेंडरी, दुय्यम चीज है पार्टी ये सब, पर समाज बोलकर जब एक होते हैं तो ये ताकत है कि जो भी सभा में जा रहा है वो, ये देखो इसके लिए चीजें जो आया था, ये देखो मनोज जरांगे शांतता रैली, उसके बाद के पेजेस देखो, सिर्फ बीड मध्ये सुट्टी जाहीर, नगर मध्ये सुट्टी जाहीर, नासिक में छुट्टी जाहिर। जब पुणे में वो आया था छुट्टी जाहिर क्यों नहीं हो गई? क्योंकि पुणे में संडे था, तो हम ऑब्जेक्शन लेने वाले थे, जबकि उनके साथ केसेस मैं देख रहा हूँ संभाजी ब्रिगेड के, मराठा मोर्चा के। पर मेरा ऑब्जेक्शन ये था कि जब सबकी बात आती है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ होता है, तो सबसे इक्वेलिटी बिफोर कोई छोटा बड़ा कायदे के सामने होता नहीं। जब हमारी नेगोशिएशन में 21 तारीख को जब बात की गई थी तो छुट्टी क्यों जाहिर नहीं की? दारू के दुकान चालू थे तो दारू के दुकान ड्राई डे क्यों जाहिर नहीं किया गया था? पैगंबर साहब की जयंती थी, तो सिर्फ हम दबाने की, दुनिया डरती है, डराने वाला चाहिए, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। अभी बात हो गया, अभी कांग्रेस के टाइम पे सिर्फ इतना, देखो मुझे किसी के बारे में बुराई नहीं करनी है, पर मेरिट पे इलेक्शन नहीं हो गए, इसका सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। बीजेपी ने आज, कांग्रेस ने आज तक मेरिट पे इलेक्शन नहीं लड़े। वो ये बोलकर लड़े कि आप अगर बीजेपी को वोट देंगे तो देखो आपके बच्चों को जेलों में डाला जाएगा। सुशील कुमार शिंदे 2012 का केस देता हूं, अपने कुछ भाई लोग भी है यहाँ पर नाम लूंगा नहीं। 2012 में सुशील कुमार शिंदे प्रोग्राम के लिए पुणे में आए, एयरपोर्ट पे आए, जेएम रोड का ब्लास्ट हुआ, उसमें किसी को कुछ ईजा नहीं हो गई। बॉम्ब ब्लास्ट के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, पर जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया उनको पुणे एयरपोर्ट से डायरेक्ट सोलापुर लेकर गया। यहाँ पर कुछ अपने लोगों को पकड़े गए क्योंकि हम सॉफ्ट टारगेट है। एवरी एक्यूज इज इनोसेंट अनलेस इज प्रूव्ड गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। पकड़े गए, उनको दिल्ली में रखा गया। मैं जब जाता था उनको दिल्ली में मिलने के लिए इतने टूट गए थे कि उनके घर वालों को दिल्ली में जाकर उनको मिलने के लिए पैसे नहीं थे। वो किधर कौन से जेल में दिल्ली में रखे वो तक उनको मालूम नहीं था उनके घर वालों को। जब मैं पूछा था कि किधर है आपके शोहर, किधर है आपके आपा, तो बोलते थे हमको मालूम नहीं, हमने कब देखा 6 महीने पहले, 1 साल पहले। 3 साल बाद जब मैं उनको मिला, पूरा आदमी वो टूट चुका था, आदमी पूरा टूट चुका था। वो बोल रहा था कि साहब मैं अभी खत्म हो चुका हूँ, एक तो मैं सुसाइड करता हूँ या फिर जो फांसी देना है मुझे दो, मुझे उसकी कुछ लगाने की मेरी हैसियत ही नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट है, विलासराव देशमुख ने जो गठित किया था। इस आज की तारीख में सबसे निचले स्तर पे अगर कौन सा समाज होगा, SC ST से भी गया गुजरा कौन सा समाज होगा इकोनॉमिकली वाइज, तो आज मुस्लिम समाज की ये हालत है। क्यों? क्योंकि हम बिखरे हुए हैं। ताकत बहुत है पर बिखरे हुए रहने की वजह से आज हम कुछ एक चीज पे हासिल नहीं कर सकते। जब एक समाज ये होगा, मुझे नहीं लगता किसी महाविकास आघाड़ी में किसी में ताकत होगी। जब वो आदमी ने बोला कि मैं प्लीड गिल्टी करता हूं कोर्ट के सामने, आई विल प्लीड गिल्टी, मुझे ये, क्योंकि एक्सप्लोसिव एक्ट लगाया गया था, उसको 5 से 7 साल की सजा थी। 7 साल तक वो बोला, 4 साल तक लड़ते रहा कि मैं ये गुनाह कबूल करता हूं। उसने कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट किया, मैं गुनाह कबूल करता हूं। कोर्ट ने सुना नहीं, ठीक है बोलकर पेंडिंग रखा गया, उसको बाहर, उसकी बॉडी बाहर आ गई। आज ये हालत है अपनी, बॉडी बाहर आ गई रमजान के टाइम पे। वकील होने के हम भी बहुत हेल्पलेस फील किए। क्यों? हमारे पास भी मर्यादा है,
क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल ताकत नहीं है। बाबरी मस्जिद का विषय हो गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट था, 3 हिस्से में बांट दो, मुस्लिम समाज को दो, मंदिर के लिए दो और पूरे पब्लिक के लिए दो। इंडिया में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1947 कायदा है, क्लियर कायदा बोलता है कि जो भी उस टाइम पे मंदिर रहेगा तो मंदिर रहेगा, मस्जिद रहेगा तो मस्जिद रहेगा। बहुत पहली बार हो गया लीगल हिस्ट्री में कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आकर मीडिया के सामने बोल रहे कि देश की लोकशाही धोखे में है, और वही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट देता है और राज्यसभा पे जाता है वो। तो ये हालत अपनी है कि अपने पास आज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमारी तादाद 10 से 12% है। 10 से 12 इंटू 2.8 करेंगे तो कम से कम 50 से 60 अपने आमदार होने चाहिए। 2019 में कितने आमदार है? सिर्फ 10 आमदार है अपने आज महाराष्ट्र में। तो आज की तारीख में बीजेपी क्या कर रहा है? विशालगढ़, लोहगढ़ ओपनली स्टेटमेंट लिख रहे बीजेपी। ये देवेंद्र फडणवीस के फोटो आ रहे, विशालगढ़, लोहगढ़, ये सब ओपनली नीतीश राणे स्टेटमेंट दे रहा है कि घर में घुस के मारेंगे। और धर्म के नाम पे सिर्फ भीख मांगा जाता है, धर्म के नाम पे सिर्फ भीख मांगा जाता है। उनको ये समझता नहीं है। जब तक अभी भी मैं कभी किसी को धर्म के नाम पे बोलूंगा नहीं। मुझे भी कुछ लोग बोलते अरे आप सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे, दलितों की बात करते, क्योंकि दबाया जा रहा है सिर्फ अपने समाज को। इसके लिए अपने को खड़ा रहना जरूरी है। अपना एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तब तक नहीं बनेगा जब तक एक समाज एक साथ नहीं आएगा। इसके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि अपने सब कौम लड़ने वाली कौम है, ये बहुत जरूरी बात है। लड़ने वाली कौम है, पर अगर नेतृत्व करने वाला अगर कोई कुत्ता रहेगा तो बिना वजह हम सब कुत्ते की मौत मरेंगे। मरना तो सभी को है, लड़ेंगे भी शेर की तरह, मरेंगे भी शेर की तरह। और जाते जाते इतना ही कहूंगा कि आप सब देखो नफरत कितनी फैल गई है। कोई बुरटा वो लॉरेंस बिश्नोई तक नफरत इतनी फैल गई कि उसको स्टेट स्पॉन्सर्ड कर रहा है। कहने के लिए बहुत सारी बातें, मैं ज्यादा वक्त लूंगा नहीं, सिर्फ जाते जाते इतना एक शेयर कहूंगा कि मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है। मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है। मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में से ही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में से ही, लेकिन ये आग जलती रहनी चाहिए। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया।